चैप्टर 2 स्टार्ट होता है पीरा एक्ट का, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब एक्ट के अंडर सबसे पहले अथॉरिटी बनेगी। सेक्शन 3 कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्टैब्लिश एन अथॉरिटी टू बी नोन एज, जिसको हम पीरा रेगुलेटरी यानी पीरा पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पीरा अथॉरिटी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉरपोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेस यानी वो एक कंटिन्यूस जो उसकी एग्जिस्टेंस होगी, कॉमन सील होगी, उसकी मुकम्मल डिपार्टमेंट होगा, विद पावर टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकेगी, एक्वायर और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी खरीद सकेगी, बेच सकेगी, एंड मे और या फिर बाय इट्स नेम, उसके नाम से मुकदमा भी दायर हो सकता है। एक यूनिट बना दिया, सू और बी सूड, या उसके नाम पे भी केस हो सकता है। जब वो बन ही यूनिट गया, बन ही एक मुकम्मल डिपार्टमेंट एंटिटी बन गई, तो फिर वो पूरे का पूरा एक यूनिट के तौर पे लिया जाएगा। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द अथॉरिटी ये लाहौर में होगा। बाकी इसके जहाँ पर जो है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटी चाहेगी, अथॉरिटी को इख्तियार होगा, वो इसके ऑफिसेज बना सकेगी। अब सबसे पहले अथॉरिटी बनी है तो जाहिर सी बात है इस अथॉरिटी की कोई बॉडी भी होगी। मेन डिपार्टमेंट बन गया, डिपार्टमेंट की हाईएस्ट जो जिसको हम कहते हैं बोर्ड या फिर हाईएस्ट जो अथॉरिटी की जो कंपोजिशन है, उसमें जो मेंबरान होते हैं उनकी जो लिस्ट है वो ये है। द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट एज फॉलोज, कैसे? एक चेयरपर्सन होंगे जिनको हम चीफ मिनिस्टर पंजाब कहते हैं। वाइस, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मीन आइंदा भी इनके बाद भी जो चीफ मिनिस्टर वही चेयरपर्सन डायरेक्टली बन जाएंगे, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी जो भी होंगे वक्त के, वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। और उसके बाद लैंड रेवेन्यू के लिहाज से जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर हैं वो इसके मेंबर हो गए, ठीक है। अब कुछ सेक्रेटरीज और आईजी पंजाब को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी हो गए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के दूसरे सेक्रेटरी हो गए, SNGAD के सेक्रेटरी हो गए सर्विसेज के। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हो गए। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सेक्रेटरी हो गए, और फिर सेक्रेटरी हो गए प्राइस कंट्रोल। तो जाहिर है ये 6 सेक्रेटरी वही हैं जिनसे मुतलका शेड्यूल लाज मौजूद हैं हमारे साथ, तो इन्होंने भी हमारे बोर्ड में इनके सेक्रेटरीज शामिल होंगे। अब 2 चीज़ें और यहाँ पे समझ लें कि ये मेंबर, ठीक है, ज़ाहिर है हमारे पास वो लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट भी तो है ना, तो वो तो इनसे मुतलका, ठीक है। तो आईजी पंजाब शामिल हो गए। टोटल कितने हो गए? 1 2 और 3 ये हो गए आईजी पंजाब नंबर 4 पे, और 6 सेक्रेटरीज शामिल कर लें, 10 हो गए। 10 ये हो गए, और आगे चलते हैं। 3 मेंबर्स होंगे MPs जिनमें एक फीमेल होगी। 4 मेंबर होंगे इंडिपेंडेंट, 10 वहाँ पे हमने बना दिए। 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है। 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा एक कमेटी बनाएंगी। वो कमेटी 4 मेंबर्स को मज़ीद सेलेक्ट करेगी। वो कमेटी इसका हिस्सा नहीं होती, वैसे वो कोई पब्लिक सर्वेंट वगैरह नहीं हो सकता, वो प्राइवेट लोग होंगे। 4 ये हो गए, और DG साहब जो इस डिपार्टमेंट के, इस पीरा अथॉरिटी के सेक्रेटरी होंगे, एक वो हो गए। तो ये टोटल 18 मेंबर बनते हैं। द चेयरपर्सन में डेलीगेट हिज पावर टू द वाइस चेयरपर्सन फॉर परफॉर्मेंस, अपनी ड्यूटीज़ आगे डेलीगेट हो सकती हैं। पावर्स, अथॉरिटीज़, द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर एट लीस्ट एट क्लास K and I, ये जो 3 MPs और 4 इंडिपेंडेंट मेंबर है ना, ये गजट नोटिफिकेशन में आ जाएगा। बाकी तो जाहिर सी बात है रोटेटिंग होंगे ना,
इनके तो नाम शामिल करने हैं ना, इनके नाम शामिल करने, बाकी तो ओहदा शामिल हो रहा है ना, बाकी तो डेजिग्नेटेड जो भी बंदा होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, ये बाकायदा नोटिफाई किए जाएंगे। Notwithstanding anything contained in the subsection 1, the authority may co-opt in any meeting the administrative secretary of the relevant department, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है ये, इनको को-ऑप्ट किया जा सकता है, ठीक है। रेलिवेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंट, यानी एक से ज़्यादा काम इनसे लिए जा सकते हैं। Notwithstanding anything contained in the subsection 1, the authority may co-opt in any meeting the administrative secretary of the relevant department, ठीक है। ये नहीं कि वो सिर्फ वही काम करेंगे जो, इसके अलावा भी उनको कोई काम दिया जा सकता है। द इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉर अ पीरियड, ये 3 साल के लिए होंगे जो इंडिपेंडेंट 4 मेंबर्स होंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर्स मे रिज़ाइन एट एनी टाइम, 1 मंथ के नोटिस पर रिज़ाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन पैनल, इनको 4 को सिलेक्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं या साहिब जो उस वक्त होंगे जब भी ये पैनल बनेगा, तो वो 3 लोगों को नॉमिनेट करेंगे ताकि 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाए। ये प्राइवेट लोग होंगे, बाइज़्ज़त लोग होंगे, ये टैक्स पेयर या इसके बाकी जो सरकारी जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूरा करने वाले होंगे, बैंकरप्ट नहीं होंगे, ये सारा कुछ अब बाद में बताया जाएगा। द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी बाय मेजॉरिटी ऑफ, तो जाहिर है देयर शैल बी अ सिलेक्शन पैनल कंसिस्ट ऑफ 3, ये 3 लोग हैं तो 2 जिसके बारे में कहेंगे 4 लोग सिलेक्ट करने हैं ना, तो 4 पर वोटिंग होगी, लोग एप्लीकेशंस देंगे, ठीक है। तो जिस बंदे पर 2 वोट यहाँ से हो जाएंगे कि ये बंदा ठीक है, उनको सिलेक्ट किया जाएगा, तो ज़ाहिर है 4 पूरे करने हैं। द सिलेक्शन पैनल शैल इनवाइट एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन लेगा और फिर सिलेक्ट करेगा। द डीजी शैल प्रोवाइड द सेक्रेटेरियल सपोर्ट, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सेक्रेटरियल जो सपोर्ट है वो डीजी साहब देंगे। क्वालिफिकेशन क्या है मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ, समराइज कर देता हूँ। इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी ऑफ इम्पेकेबल, ये इम्पेकेबल क्या होता है, वैसे तो इसका मतलब है बेऐब, ठीक है, लेकिन बेऐब का मतलब यहाँ पे ये होगा जो कानूनी लिहाज से कहीं पे मुजरिम नहीं है, कानूनी लिहाज से जो साफ आदमी, उसको हम इम्पेकेबल कहते हैं। एंड प्रूवन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन सोशल वर्क, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और कॉर्पोरेट, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व पाया गया। एक तो ये है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, या फिर उसके बाद कोई 6 महीने पहले तक कोई पब्लिक ऑफिस रहा, मैंने कहा ना सरकारी मुलाजिम नहीं होगा ये, 6 महीने से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो ठीक है, अगर वो पाया गया कि 6 महीने से कम टाइम हुआ है फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो फिजिकल या फिर मेंटल इनकैपेबिलिटी में पाया गया या इलनेस में, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बैंकरप्ट पाया गया या टैक्स डिफॉल्टर पाया गया, या फिर उसने कोई सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस, यानी अभी भी अगर वो सरकारी मुलाजिम है। और उसके बाद है इन द सर्विसेज ऑफ एनी स्टेचुटरी बॉडी, या किसी और गवर्नमेंट की बॉडी में अगर वो काम करता है। हैज़ बिन डिसमिस्ड, या पहले डिसमिस हो चुका है, रिमूव हो चुका है, या कंपल्सरी रिटायर हो चुका है, तो ज़ाहिर है फिर मिसकंडक्ट और करप्शन कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर हुआ होगा ना, तो फिर ऐसा बंदा भी हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसको। मीन एप्लीकेशंस लेंगे, उनमें से क्वालिफाइड निकाल के उनमें से सिलेक्शन होगी ना, और अगर बाद में भी पता चल गया इन ग्राउंड्स के ऊपर, तो बंदा निकाल देंगे। हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस लिहाज से हम जुर्म के इर्तिकाब के लिहाज से हम उसको इम्पेकेबल इंटेग्रिटी उसकी देखेंगे, बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। हैज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो स्टेट चाहती है, एक्ट चाहता है, या फिर शेड्यूल लाज में जो चीज़ें हमने करवानी है, पीरा फोर्स ने करवानी है, उनसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका पाया जाए, यानी वो कुछ और चाहता हो, जो कानून कहता है, जो हुकूमत कहती है, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया जाए तो उसको भी निकाल देंगे। मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी, अब मीटिंग्स किस तरह से होंगी। द अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस, अपने काम के लिहाज से जिस टाइम जिस जगह पे मीटिंग
एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, रूल्स में प्रेस्क्राइब होती है, अनटिल सो प्रेस्क्राइब्ड, जब तक एज द अथॉरिटी में डिटरमिन, जब तक वो रूल्स नहीं बनते, अब तो खैर बन गए हैं, तब जब अथॉरिटी चाहेगी तो मीटिंग होगी. द मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रिजाइडेड ओवर चेयरपर्सन, उनकी एब्सेंस में वाइस चेयरपर्सन, या फिर वो भी एबसेंट हैं तो बाय द सीएम साहब जो है किसी मेंबर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये प्रिजाइड ओवर करें. हाफ कोरम होगा, कम से कम 9 लोग होंगे तो मीटिंग होगी. द डीजी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शेल कॉल, तो कॉल कौन करेगा? डीजी कॉल करेगा, सीएम साहब कॉल नहीं करेंगे मीटिंग. ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन इनकी होगी लेकिन कॉल ये करेंगे. द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शेल बी टेकन, वो तो मेजॉरिटी से होंगे. अब ये 9 लोग अगर बिलफर्ज कम से कम 9 हैं, वैसे तो 18 की मीटिंग होगी ना. तो अगर बिलफर्ज कम से कम 9 लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो एक प्रिजाइड ओवर कर रहा है, बाकी 8 रह गए. तो उन्होंने कहा कि अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो, तो वैसे तो मेजॉरिटी से कोई चीज़, कोई डिसीजन होना है ना. अगर इक्वालिटी हो गई है तो 4 एक साइड पे, 4 एक साइड पे हैं, तो जो प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं वो वोट दे सकते हैं. किसी तरफ तो उन्होंने देना, तो खुद ही 5 हो जाएंगे. ये एक सिचुएशन बताइए. द डायरेक्ट, वैसे यही वहाँ पे भी होता है, असम्बलीज़ में भी इसी तरह होता है कि अगर बराबर हो जाएं, वैसे तो जो चेयर कर रहा होता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह, उसका वोट कास्ट नहीं होता, लेकिन अगर बराबर हो जाए तो वो अपना वोट कास्ट करते हैं. द डीजी शैल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स, डीजी साहब ने जो है वो मीटिंग जो अथॉरिटी की होनी है उसमें मिनट्स को रिकॉर्ड करना है. नो एक्शन डिसीजन, अगर कहीं पे कोई वैकेंसी पाई गई है, बोर्ड में कोई बंदा उस दिन मौजूद नहीं था और 50% हाज़िरी पूरी थी, या फिर कोई बंदा छोड़ के चला गया, इन चीज़ों की बुनियाद पर कोई डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा. उसके बाद डीजी साहब देख लेते हैं. डीजी साहब कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर किसी को अपॉइंट करेंगे जो बेसिक स्केल 19 और अबव का होगा, और पीएएस, ये जो प्रोविंशियल पीएएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, तो वो इनसे ताल्लुक़ रखेगा. ठीक है. द डीजी सब्जेक्ट टू द जनरल प्रोविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट. ये तमाम तर मामलात की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी, सुपरविजन और डायरेक्शन वगैरह उसके लिहाज से. द डायरेक्टर जनरल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटेरियल फंक्शन, तो चूँकि सेक्रेटरी भी हैं ये पीरा के, तो सेक्रेटेरियल फंक्शन भी इनके जिम्मेदारी है. द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज आर मैंशनड इन द एक्ट, या फिर जो उनको डेलीगेट की जाएँ वो पावर्स ये एक्सरसाइज करेंगे. अब आ जाते हैं कमिटीज़. द अथॉरिटी में कंस्टिट्यूट such committees as it may deem necessary for carrying out the purposes of the act, and such committee shall exercise such power जो उनको असाइन की जाएंगी. ठीक है. और कमेटी, अगर एक कमेटी बनी है, कल को दूसरी बनी है, फिर तीसरी बनी है, इसमें 3 लोग हैं, 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, ज़रूरी 9 ही हों, इसमें से अफराद को ऑप्ट भी कर सकते हैं. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी. अब ज़रा पावर्स स्टार्ट होने लगी हैं, पहले अथॉरिटी की, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, फिर उसके बाद हियरिंग ऑफिसर की, फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर की, और फिर सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की, फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर की, फिर आईओ की. तो इन सारे सब की पावर्स को हमने समझना है. तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम thereunder. The authority may exercise such powers and take such measures as may be necessary for carrying out the purpose of this act without prejudice to the generality. अवाम को के लिहाज से जिस चीज़ में तासुब पाया जाए उसके अलावा, of the provision of subsection 1, ये जो कहा गया, उनके काम क्या होंगे? ओवरसी करेंगे, सुपर हेड करेंगे, स्पीयर हेड करेंगे, मॉनिटर करेंगे,
और इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी मुकम्मल तौर पे जो ऊपर पॉलिसी मेकिंग है या मॉनिटरिंग है या चीज़ों की जो है निगरानी, वो अथॉरिटी करेगी। हियरिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, अथोराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, कंडक्ट अ सिचुएशनल असेसमेंट करेगी। उसके बाद इंक्वायरीज कंडक्ट एज इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द पर्पस। शेड्यूल लॉज के लिए अगर इंक्वायरी करनी पड़ती किसी चीज़ के ऊपर। अपॉइंट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज़, ठीक है, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी अथॉरिटी करेगी। स्टैब्लिश रोल्स, जुरिस्डिक्शन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉयज़ की। उसके बाद डिवाइस करना है मैकेनिज्म परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि कौन कैसा काम कर रहा है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म भी बनाना है। टेक मेजर्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द एम्प्लॉयज़। उसके बाद हायर एंड डिटर्मिन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सच एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट, अगर चाहिए तो उनके लिए क्या होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस। एडमिनिस्टर द एनफोर्समेंट ऑफ स्टेशन, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। ये एनफोर्समेंट ऑफ स्टेशन नीचे होता है सब डिवीजन लेवल पे, उससे ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेगुलेटरी बोर्ड होता है, उसको भी गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। सुपरवाइज, मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है उसको देखना। असाइन एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एनफोर्समेंट स्टेशन, कोई ड्यूटी असाइन करनी कि एनफोर्समेंट स्टेशन पर आप हेल्प दें, असिस्ट करें उनको। टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। इस इन शेड्यूल लॉज में या फिर रूल्स में या फिर इस एक्ट में जो भी नेसेसरी होगा उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए नेसेसरी मेजर्स लिए जाएंगे। बोर्ड लेगा, सॉरी अथॉरिटी लेगी। रिकमेंड बजट एस्टीमेट, ये करेगी रिकमेंड। डिफाइन द पेक्यूनरी लिमिटेशन, जो फाइन होगा उसकी लिमिट भी अथॉरिटी बताएगी। सैंक्शन पेमेंट ऑफ रिवार्ड वगैरह अगर देना है तो अथॉरिटी बताएगी कितना होगा। एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस जो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगी तो वो भी सारी पावर्स अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी। द अथॉरिटी में डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शंस टू द डीजी और चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड और इट्स अथोराइज्ड ऑफिसर। तो अथॉरिटी जो है वो इन लोगों को अपनी पावर्स मुंतकिल कर सकती है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी, एम्प्लॉयज़ कौन होंगे? द अथॉरिटी में ऑन इट्स ओन और थ्रू डायरेक्टर जनरल, अथॉरिटी खुद या फिर डीजी साहब को डेलीगेट किए गए इख्तियारात के ज़रिए अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो कंडक्ट करेगी। द अथॉरिटी में बाय रेगुलेशंस प्रोवाइड फॉर एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अथॉरिटी को अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी तय करेगी। द अथॉरिटी में लैंड और बारो एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, कोई मुलाजिम कहीं से लेना है या देना है, डिप्यूट करना है अपनी तरफ या दूसरी तरफ, तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत कर सकती है अथॉरिटी। चलें जी, यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।